बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पर वीडियोस देखती अचानक से मैं चौंक गई थी, क्योंकि मेरे सामने जो वीडियो आई थी उस पर लिखा हुआ था कि अपने शौहर को अपना गुलाम बनाना है तो उसे अरबी घोड़े की दवाई खिला दी जाए। शौहर जवान हो जाएगा और बीवी का गुलाम बन जाएगा। मैंने जब ये पढ़ा तो हंस दी कि अभी तो मेरी शादी नहीं हुई। जब मैं शौहर वाली हो जाऊंगी तो शौहर को अपना बनाने के लिए यह हरबे आजमाऊंगी। अभी मैंने वीडियो लगाई थी कि मुझे ओवैस की कॉल आ गई। वो कहने लगा, सानिया, मैं तुम्हारा दीवाना हूं, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं। ओवैस की बात सुनकर मेरे जहन में आया कि ओवैस तो वैसे ही मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है उठपटांग टोटके करने की। मगर मैं कहाँ जानती थी कि यही टोटका मेरी जिंदगी बदल देगा। खैर, तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। ये दस्तक तो अम्मी की ही थी, मगर दिन के 12 बजे उनकी वापसी का वक्त नहीं होता था। अम्मी लोगों के घरों में काम करती थी और शाम गए ही वापस लौटती थी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने ही अम्मी खड़ी थी। उनके चेहरे पर बड़ी खुशी नजर आ रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर मेरा माथा चूम लिया और कहने लगी, मुबारक हो, तुम्हारी लॉटरी लग गई है। मैं हैरान हुई और बोली, अम्मी, हमने लॉटरी खरीदी कब थी? अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ कमरे में ले गई थी। वो बोली, मेरी बात गौर से सुनो, मैं सेठ अकबर के घर काम करती हूं ना, वही जो करोड़पति है। उनकी जायदाद का वारिस नहीं है कोई, एक ही बेटा है, वो भी दीवाना। मैंने सर हिला दिया और बोली, जी जी मुझे इल्म है। अम्मी कहने लगी, उस दीवाने लड़के का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। उसे तुझसे कुछ लेना देना नहीं, वो अपनी दुनिया में मगन रहेगा। दिन में 1 घंटा उसकी दुल्हन बनने का नाटक कर लिया करना। अम्मी की बातें सुनकर मैं दंग रह गई और बोली, यह आप क्या कह रही हैं? मैं कैसे एक पागल लड़के के साथ शादी करूं? मेरे भी कुछ सपने हैं। अम्मी बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी शादी होगी तो उसी से होगी। इतना कहकर अम्मी अपने कमरे से निकल गई, जबकि मैं तो अपना सर ही दोनों हाथों में गिराकर बैठ गई थी। मैं अवैस से मोहब्बत करती थी, मैं तो किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी। मुझे इस बात का भी इल्म था कि मेरी अम्मी पैसे की शैदाई हैं। जब से अब्बू का इंतकाल हुआ है, हमने इतनी गुर्बत देखी थी कि 2-2 दिन के फाके भी काटने पड़ते थे। इसीलिए अब अम्मी को पैसों की अहमियत का इल्म हो गया था। उन्होंने मुझे शुरू से ही ये समझा रखा था कि वो मेरी शादी किसी बहुत ही अमीर घर में करेंगी। और अब तो करोड़पति लड़के का रिश्ता आ गया था मेरे लिए। अब तो अम्मी मेरी एक भी नहीं सुनने वाली थी, फिर चाहे वो लड़का पागल ही क्यों ना था। उन्हें फकत पैसे से मतलब था। मैंने अम्मी को ब्लैकमेल करने का सोचा था। मैंने अपने कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर लिया था। मैंने सोचा कि अम्मी को जब इल्म होगा कि मैंने तो दरवाज़ा बंद कर लिया है तो वो घबरा जाएंगी। लेकिन ये भी मेरी खाम ख्याली ही थी। मुझे कमरे में बैठे बैठे 2 घंटे हो गए थे, मगर अम्मी ने पलटकर मेरी खबर भी न ली थी। मैं अब बोर हो चुकी थी, मगर अम्मी ने पलटकर मेरी खबर भी न ली थी। मैं अब बोर हो चुकी थी, क्योंकि मेरा मोबाइल भी बाहर चारपाई पर ही पड़ा रह गया था। अब मैं उठकर खड़ी हो गई और अम्मी की चीज़ें अलट पलट करके देखने लगी। अम्मी के कमरे में पुराना सा ट्रंक पड़ा होता था। उसमें अब्बू की तमाम यादें अम्मी ने संभाल कर रखी हुई थी। मैंने वो ट्रंक खोल लिया कि अब्बू की तस्वीरें देख लूं। यूं ही चीज़ें देखते देखते मेरे हाथ एक पुड़िया लग गई थी। उसके ऊपर घोड़ा बना हुआ था। मैं चौंक गई थी। मैंने उसको अलट पलट कर देखा तो लिखा हुआ था कि अरबी घोड़े की ताकत की दवा। मेरा दिमाग एकदम से तेज तेज चलने लगा था। अम्मी मुझे अक्सर बताया करती थी कि अब्बू उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, तो फिर क्या इस मोहब्बत के पीछे भी घोड़े की दवा वाला टोटका ही छुपा हुआ था? मैं अभी सोच में ही डूबी हुई थी कि अम्मी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अम्मी कहने लगी, सानिया, दरवाज़ा खोलो। मैंने वो पुड़िया ट्रंक में कपड़ों के नीचे छुपा दी और दरवाज़ा खोल दिया था। अम्मी कमरे में आई तो कहने लगी, तुमने ये ट्रंक क्यों खोला हुआ है? मैं बोली, मुझे अब्बू की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए उनकी तस्वीरें देख रही थी। आप मुझे बताएं ना, आपके साथ अब्बू का रवैया कैसा था? अब मैं अपने असल मकसद पर आई थी। मैं देखना चाहती थी क्या घोड़े की तवाई वाला टोटका सच्चा है या नहीं। अम्मी की आंखों में नमी आ गई थी। वो कहने लगी, बेटा, तुम्हारा बाप बहुत ही अच्छा मर्द था। वो मुझ पर जान छिड़कता था। वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था कि मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती। उसने मेरी हर ज़रूरत पूरी की, मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखा। अहमद तो मेरी आंखों से जहां देखता था। मैं कह देती कि दिन है तो वो मान लेते कि दिन है। मैं रात बोलती तो वो दिन को भी रात कहने लगते। मैं बोली, अम्मी, इस कदर मोहब्बत की वजह क्या थी? मेरी बात सुनकर अम्मी हंसती थी। वो बोली, मेरे पास एक टोटका था, उससे मेरा शौहर मेरा गुलाम बन गया था।
जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें भी वो टोटका दूंगी। मैंने सर हिला दिया और अम्मी के गले लगकर रोने लगी और बोली, अम्मी, आपने मेरे बाप के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, मगर मेरी किस्मत में बाप की मोहब्बत ना आई। अब आप क्या चाहती हैं कि मैं शौहर की मोहब्बत को भी तरसती रहूं? खुदारा मेरे साथ इस कदर जुल्म मत करे, मुझे ज़िंदगी में कोई सच्ची खुशी तो महसूस कर लेने दे। अम्मी बोली, सानिया, पैसे से बड़ी खुशी कोई नहीं है। मैं बोली, मैं पैसे के बगैर रह लूँगी। अम्मी मेरे तमाम दलाइल को रद्द कर रही थी। तब मैंने पैंतरा बदला था। मैं बोली, अम्मी, मुझे पागल मर्द से शादी करने से बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो वो मुझे मार देगा, फिर मैंने पैसे का क्या करना है। अम्मी मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उन्हें अपने हक में कायल कर चुकी हूँ। मैं अपने कमरे में आ गई और ओवैस को फ़ोन मिलाया और कहा कि अम्मी मेरी शादी कर देना चाहती हैं, तुम मेरा रिश्ता जल्दी से ले आओ। वो कहने लगा कि अभी मैं तुमसे शादी कैसे करूं, तुम भी तो समझा करो, अभी मेरी 100 मजबूरियां हैं, अपनी अम्मी को समझाओ बुझाओ। ओवैस की बातें सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया था। मैंने फ़ोन काट दिया। अब मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि ओवैस मुझसे अभी इस कदर मोहब्बत करता है कि वो मुझे खोने से डरे। उसको मुझसे प्यार है, लेकिन अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो भी उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ओवैस को अपने प्यार में पागल करना चाहती थी। अब मेरी सोच बार बार घोड़े की दवाई पर ही जा रही थी। मैंने सोचा कि अगर किसी तरह मैं अरबी घोड़े की दवाई ओवैस को खिलाने में कामयाब हो गई तो वो मेरे खातिर मर मिटने को भी तैयार हो जाएगा। ये दवा सच में असर करती है, इसका सबूत तो मुझे अम्मी की बातों से मिल ही गया था। उन्होंने मुझे बता दिया था कि वो कोई टोटका करती थी जिससे अब्बू उनके लिए दीवाने हो गए थे। उन्होंने बेशक मुझे वो टोटका नहीं बताया था, मगर मुझे तो इल्म था कि वो घोड़े की दवाई की ही बात कर रही थी। अगले दिन अम्मी काम पर जाने लगी तो बोली, सानिया, तुम्हारी जिद के आगे मैं हार गई हूं। आज मैं सेठ अकबर को शादी के लिए इनकार कर दूंगी। तुमने अमीर होने का बहुत सुनहरी मौका हाथ से गंवा लिया। इतना कहकर अम्मी बाहर चली गई थी। मैंने सोचा कि आज मैं ओवैस को घर बुला लेती हूँ और उसे दवाई चाय में घोल कर पिला दूंगी, फिर वो मेरी हर बात मानेगा और मेरे लिए रिश्ता ले आएगा। मैं ओवैस की मोहब्बत में बिल्कुल दीवानी हो चुकी थी। वो जैसा कहता मैं वैसा ही करती थी। मैं चाहती थी कि दिन से रात न चढ़े और मैं ओवैस की हो जाऊं, मगर वो शादी से कतरा रहा था। खैर, मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और ओवैस को कॉल करके घर आने का कहा था। वो मेरी बात सुनकर बेतहाशा खुश हो गया था। वो कहने लगा, इस दिन का इंतजार तो मैं सदियों से कर रहा था। तुम्हें पहले भी 100 बार कह चुका हूं कि फ़ोन पर बात करके मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती। मैं तुम्हारे रूबरू बैठकर अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर तो मैं फूले नहीं समा रही थी। फ़ोन बंद करके मैं जल्दी से उठी और अम्मी के कमरे में चली गई थी। मैंने अम्मी के ट्रंक को खोला और घोड़े की दवाई निकाल ली थी। मेरे हाथ लरस रहे थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे ये सब करना चाहिए भी या नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए हर हद तक जाऊंगी। थोड़ी देर तक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। सामने ओवैस खड़ा था। उसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। मैंने जल्दी से सड़क का जायजा लिया कि कोई ओवैस को मेरे घर में दाखिल होते हुए देख ही ना ले, और फिर सड़क को खाली पाकर मैंने ओवैस का हाथ पकड़कर उसे घर में खींच लिया था। वो शोक हो रहा था। कहने लगा, शादी के बाद जब मैं घर आया करूंगा तो तुम मेरा ख्याल कैसे रखा करोगी? मैं बोली, ओवैस, मुझे तो लगता है कि हमारी शादी होगी ही नहीं। अम्मी मेरे लिए रिश्ते देखते फिर रही हैं। तुम मेरे लिए रिश्ता ले आओ ताकि हमारी शादी हो जाए। मगर ओवैस ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोला, आज के दिन मैं तुम्हारे मुंह से कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनूंगा। आज मैं फ़कत अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। मैं बोली, ठीक है, तुम सुकून से मुझे अपनी बातें बताना, मगर मैं पहले तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। तो ओवैस कहने लगा, नहीं, कोई चाय वाय नहीं पीनी, तुम किसी किस्म के तकल्लुफ में मत पड़ो। ओवैस की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मैंने उसे जिस मकसद के लिए बुलाया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। तभी दोबारा घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अब तो मेरी जान पर बन गई थी। मैं बेतहाशा डर गई थी कि इस वक्त घर में कौन आ गया। अगर कोई ओवैस को मेरे घर में देख लेता तो बहुत बदनामी हो जाना थी। मैं तो खौफ से कांपने लगी थी। तब ओवैस ने मुझे सहारा दिया। वो बोला, मैं कमरे में जाकर छुप जाता हूँ, तुम जाकर दरवाज़ा खोल दो, किसी को भी मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं होगा। मैं घबरा रही थी, मगर फिर ओवैस की बात मान ली। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अम्मी खड़ी थी और उनके साथ सेठ अकबर भी खड़ा था। ये 65 साल मर्द
मैं पहले भी कई बार देख चुकी थी। जब मैं अम्मी के साथ बंगले में जाती थी तो सेठ पर मेरी नज़र पड़ जाती थी। मैंने उनको अंदर आने का रास्ता दिया था। अम्मी बोली, सेठ के लिए चाय बना लाओ। मैं चाय बनाने किचन में गई, मगर मेरी जान तो वैस में ही अटकी हुई थी कि कहीं अम्मी को इल्म ना हो जाए कि वो यहाँ मौजूद है। अम्मी मेरे पीछे ही किचन में आ गई थी। वो कहने लगी, चाय ना बनाओ, सेठ वापस जा रहा है। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ आती हूँ। अम्मी किचन से बाहर निकली तो मैंने घोड़ी वाली दवा छुपा कर रख दी थी। मैं दबे कदमों उस कमरे में गई जहाँ वैस छुपा था, मगर अब वो कमरा खाली था। न जाने कैसे वो नज़र बचाकर फरार होने में कामयाब हो गया था। अम्मी भी अब वापस आ चुकी थी। अम्मी कहने लगी, सेठ अकबर कैसा लगा तुझे? मैं बोली, जैसे अमीर लोग होते हैं वैसे ही मगरूर सा था। अम्मी बोली, उसने तुझे एक ही नज़र में पसंद कर लिया है और वो तुझसे शादी करना चाहता है। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिमाग फक से उड़ गया था। मैं बोली, आपको क्या हो गया है? कभी आप सेठ के दीवाने बेटे का रिश्ता मेरे लिए ले आती हैं तो कभी 65 साल बुढ़ी का। आपको मेरी उम्र याद है ना? मैं फ़कत 19 बरस की हूँ। मैं उस बुढ़े के साथ जचूंगी क्या? अम्मी कहने लगी, पागल मत बनो, अभी रिश्ता ना गंवा देना हाथ से। तुम्हें क्या लगता है वो उम्र भर तुम्हारे सर पर सवार रहेगा? 60 साल के बाद तो वैसे भी किसी का कोई एतबार नहीं होता। आज है कल नहीं होगा। क्या पता शादी की रात ही मर जाए और जायदाद हो जाएगी तुम्हारी। फिर मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे मनपसंद शख्स से करवा दूंगी। मैं अम्मी की बात सुनकर बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुई थी और कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं अपने कमरे में गई तो देखा कि वैस की कॉल आ रही थी। मैंने फ़ोन अटेंड किया तो वो बोला, सानिया, तुम्हें इल्म है क्या, आज तुम्हारे घर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आई थी। सेठ अकबर कितना बड़ा नाम है, तुम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। अगर आज मुझे सेठ की कंपनी में मुलाजमत मिल जाए तो कल मैं तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। उसके साथ जो काम करता है उसकी नस्लें संवर जाती हैं। आज जब मैं तुम्हारे कमरे में छुपा हुआ था तब मैंने तुम्हारी अम्मी और सेठ की बातें सुन ली थी। मुझे इल्म हो गया था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, इसीलिए तुम्हारे घर आया था। तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम इस रिश्ते से इनकार नहीं करोगी। तुम सेठ अकबर से शादी करके उसकी सारी जायदाद हथिया लोगी। उसके बाद वो मर जाएगा और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। हमारे पास दुनिया की हर चीज़ होगी। दौलत से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि खुशी भी। मैं बोली, उवैस, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम अपनी मोहब्बत को खुद गंवा रहे हो। तो उवैस बोला, मैं तुम्हें गंवा नहीं रहा, बल्कि मैं तुम्हें ज़िंदगी का बहुत अच्छा सबक पढ़ा रहा हूँ। मैं किसी सूरत तुम्हें यह सुनहरी मौका गंवाने नहीं दूंगा। मैं बोली, उवैस, मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे मर्द को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उवैस बोला, चलो ठीक है, तुम ना शादी करो सेठ से। आज के बाद मैं भी तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा। और हाँ, मेरा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक का था। इतना कहकर उवैस ने फ़ोन काट दिया था। मैं उस वक्त अजियत की हदों तक पहुंच गई थी। कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। आखिरकार मैंने अपनी मोहब्बत में मजबूर होकर उवैस की बात मानकर सेठ अकबर के साथ शादी कर ली थी। मुझे तो यही लगा था कि वो मुझे हासिल करके खुशी से फूले नहीं समाएगा, मगर उसके चेहरे पर तो हल्की सी मुस्कुराहट भी नजर नहीं आई थी। हमारी रुखसती हुई और मैं उस बंगले की मालकिन बन गई जिसमें मेरी माँ काम करती थी। मैं जहाजी साइज के बेड पर बैठी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। वो बुढ़ा शौहर चलता हुआ मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, सानिया, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कम उम्र लड़की हो। हम दोनों का ये रिश्ता बिल्कुल ही नामुनासिब सा लगता है। तुम अभी बच्ची हो और मैं अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, लेकिन देखो, इस सब के बावजूद भी तुम आज मेरी बीवी बनकर मेरे सामने बैठी हुई हो। ये सब पैसे से मुमकिन हुआ है। अगर मेरे पास पैसा ना होता तो क्या तुम्हारा रिश्ता मुझे मिल जाता? हरगिज़ नहीं। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। उसने मेरे सामने एक कागज़ कर दिया था। मैं बोली, ये क्या है? वो कहने लगा, जब तक हम दोनों के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं होगा, मेरी जायदाद तुम्हें नहीं मिलेगी। और जब तुम मुझे अपनी जानिब माइल करने में कामयाब होगी तो मैं इस कागज़ पर दस्तखत कर दूंगा। तुम्हें मेरी जायदाद मिल जाएगी। अब मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। सेठ अकबर मुझे हैरत में मुब्तला छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया था। मैं बेहद परेशान हो चुकी थी। मैंने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और उवैस का नंबर मिला लिया था। मेरी कॉल उठाकर वो मुझे डांटने लगा और बोला, पागल लड़की, तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो? ये वक्त तुम्हें अपने शौहर को देना चाहिए। मैं फ़ोन काट रहा हूँ। मैं बोली, उवैस, बात तो सुनो, मेरा शौहर दूसरे कमरे में चला गया है। फिर मैंने सेठ अकबर की सारी बातें उसे बता दी थी। उवैस कहने लगा, तुम फिक्र न करो,
वो बुढ़ा ज्यादा देर तक तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। तुम हो ही इतनी हसीन। बस तुम सेठ अकबर के साथ अच्छा सलूक रखना, वो खुद ही मोम हो जाएगा। अगली सुबह जब अम्मी नाश्ता लेकर आई तो मैंने अपने शौहर की शर्त उन्हें भी बता दी थी। अम्मी हंस दी और बोली, बेटी, ये अमीर बुढ़े बहुत तेज होते हैं। वो अपनी उम्र भर की कमाई इतनी आसानी से तो तुम्हारे हवाले नहीं करेगा ना। वो तुम्हें अभी थोड़ा तरसाएगा, फिर कहीं जाकर हर चीज की मालकिन तुम्हें बना देगा। मेरी शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था, मगर वो तो मेरे पास तक ना आया था। मुझसे बात भी नहीं करता था। मैं सारी रिपोर्ट उवैस को देती रहती थी। वो भी मुझे नित नए तरीके बताता रहता था जिससे मैं अपने शौहर को अपनी जानिब माइल कर सकती। मगर न जाने उस बुढ़े को मुझ में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी क्यों न थी। एक दिन उवैस कहने लगा, मुझे हैरत होती है कि एक बुढ़ा तुमसे काबू नहीं हो रहा। शायद तुम में कुछ है ही नहीं। मैं पागल ही था जो तुमसे मोहब्बत कर बैठा। तुम तो कोई बहुत ही गई गुजरी हुई लड़की हो। मुझे लगता है कि मुझे भी अपनी पसंद पर नजर सानी करनी चाहिए। उवैस की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब तो मैंने भी इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया था। मैंने भी सोच लिया था कि अपने शौहर को हासिल करके ही रहूंगी। और तब मेरे जहन में घोड़े की दवाई वाला टोटका आया था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उवैस पर तो मैं टोटका आजमा नहीं सकी थी क्योंकि ऐन मौके पर अम्मी आ गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। सेठ अकबर से इजाज़त लेकर मैं अम्मी के घर चली गई थी। अम्मी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने अम्मी से कहा कि मैं आपके हाथ की चाय पीना चाहती हूँ। अम्मी ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। अम्मी के जाते ही मैंने उनका ट्रंक खोला था। वो दवाई मैंने उनके ट्रंक में छुपाई हुई थी। मैंने जल्दी से वो दवाई निकाल कर अपने पर्स में डाल दी और फिर उनके पीछे ही किचन में चली गई थी। अम्मी के हाथ की चाय पीकर मैं अपने घर वापस आ गई थी। आज मैं बड़ी नर्वस थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आया मुझे ये सब करना भी चाहिए या नहीं। मुझे बुड्ढे को घोड़े की दवाई देनी चाहिए भी या नहीं। फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे सेठ अकबर की जायदाद ही न मिली तो फिर ये शादी करने का क्या मकसद। और अब तो उवैस भी मुझसे दूर होने लगा था। इस बात का तो मुझे इल्म था कि जैसे ही उवैस को खबर मिलती कि मैं करोड़पति बन गई हूं तो वो फिर से मेरा हो जाता। अब मुझे इस बात की परेशानी थी कि न जाने ये दवाई सेठ अकबर पर असर भी करेगी या नहीं। मैं शाम की चाय में वो दवाई मिक्स करके सेठ के पास ले गई थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया था। उसने चाय पी तो कहने लगा, आज तो तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई है। आज तुम बन ठन कर तैयार रहना, मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा। ये बात सुनकर मैं मुस्कुराकर अपने कमरे में आ गई थी। ये दवा सेठ अकबर पर असर कर चुकी थी। अब मुझे इल्म हो गया था कि वो मेरे इशारों पर नाचने वाला है। मैं खुश भी थी मगर दिल उदास था कि मैंने अपनी जिंदगी को इस रुख में नहीं सोचा था। मैं तो ये दवाई उवैस की मोहब्बत हासिल करने के लिए आजमाना चाहती थी, मगर अब मुझे सेठ अकबर की तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा था। रात 8 बजे सेठ अकबर मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चेहरे पर बड़ी परेशानी सी थी। वो कहने लगा, आज हमारी शादी को 1 महीना हो गया है। मैंने तुम्हें बहुत आजमा लिया। तुम मुझे छोड़कर नहीं भागी। तुमने मेरी बेरुखी को भी बर्दाश्त किया। अब मुझे इस बात का इल्म हो गया है कि मेरी जायदाद की हकदार तुम ही हो। मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, मगर तुम मेरे साथ वादा करो कि मेरे मरने के बाद भी तुम मेरे बेटे को छोड़कर नहीं जाओगी। तुम उसका ख्याल रखोगी। मेरा बेटा इस दुनिया की चालाकियों से नावाकिफ है। मुझे डर है कि लोग उसके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। मैं बगौर सेठ अकबर का चेहरा देख रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसके चेहरे की रंगत बदलती जा रही थी। वो मेरे करीब होकर बैठा और मेरा हाथ थाम लिया। मेरे दिमाग में यही ख्याल आया था कि घोड़े की दवाई ने अपना असर दिखा दिया है। सेठ ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया था। वो कहने लगा, मुझे यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। ये बात सुनकर मैं हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई थी। मैं बाहर की जाने भागी और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा था। सेठ अकबर ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। वो खुद चलकर गाड़ी में बैठा था। मैं भी उसके साथ ही बैठ गई थी। मैं बोली, आपको क्या हुआ है? वो कहने लगा, जब से चाय पी है मेरी तबीयत बिगड़ रही है। ये बात सुनकर तो मैं दंगी रह गई थी। न जाने उसे क्या हो गया था। अस्पताल पहुंच गए तो डॉक्टर ने सेठ अकबर को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो सेठ अकबर की तबीयत बिगड़ने की शर्मनाक वजह बताई थी उसे सुनकर मैं पानी पानी हो गई थी। मैंने जल्दी से टैक्सी ली और अम्मी के घर पहुंच गई थी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो सामने मुझे एक अजीब सा मंजर नजर आया था। मेरी अम्मी एक मर्द के हाथ थाम कर बैठी धूप सेंक रही थी। अम्मी ने उस मर्द के कंधे पर सर रखा
और कहने लगी, मुझे अपने शौहर से बड़ी मोहब्बत थी, पसंद की ही शादी की थी। मेरी जो सास थी ना, वो हरदम मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी, मगर फिर भी वो कभी अपनी माँ की बातों में नहीं आया था। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि मेरी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया करता था। तुम भी तो अहमद के दोस्त ही थे ना, तुम्हें तो याद होगा कि हम दोनों में कितनी मोहब्बत थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द है, मगर फिर मेरी जिंदगी में तुम आ गए। तुम अहमद के बहुत बुरे दोस्त साबित हुए थे। तुमने अपने ही दोस्त की बीवी पर नजर रखी। तुमने अपने दोस्त की बीवी को ही अपनी मोहब्बत के दाम में फंसाने की कोशिश की। वो आदमी बोला, मैं क्या करता, मैं तो तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो गया था। अम्मी कहने लगी, तुम्हारा प्यार मुझे भी अपनी लपेट में ले चुका था। मैंने अपने शौहर से साफ साफ कह दिया था कि मुझे तलाक दे दो, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो बहुत रोया था। मेरे कदमों में गिरकर बोला, मेरी जान ले लो, मगर मुझसे तलाक मत मांगो। देखो मैंने क्या किया, मैंने सच में अपने शौहर की जान ले ली। मैं घोड़े की ताकत की दवा ले आई थी और उसमें जहर की पुड़ी मिक्स करके अपने शौहर को खाने में देकर उसे मार दिया था। इद्दत पूरी करके तुमसे शादी कर ली, मगर मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि मैंने अपने शौहर की जान क्यों ली। मैंने जिस दवाई से अपने शौहर की जान ली, वो आज भी मेरे ट्रंक में पड़ी हुई है। अम्मी की बातें सुनकर मैं थर थर कांपने लगी थी। मैं तो जमीन पर ही ढह गई और तब अम्मी की नजर मुझ पर पड़ी। वो बेतहाशा घबरा गई थी। कहने लगी, तुमने मेरी बातें सुन ली? मैं बोली, अम्मी, आप मेरे बाप की कातिल थी, मुझे इस बात का इल्म क्यों ना हुआ? और ये मर्द कौन है? अम्मी की आंखों में आंसू थे। वो कहने लगी, ये मेरा दूसरा शौहर है। और फिर तुम्हें मेरी शादी का इल्म कैसे होना था? मैं तो सुबह सवेरे घर से निकल जाती थी। एक घर का काम करने के बाद मैं सफदर के घर चली जाती और रात गए घर वापस आ जाती। यूं मेरी अज़दवाजी जिंदगी भी कामयाबी से गुजर रही थी और तुम्हारे साथ भी मैं खुश थी। मैं बोली, अम्मी, मैंने अपने शौहर को भी वही दवाई दे दी जिससे आपने मेरे अब्बू की जान ली थी। अम्मी ने अपना सर पीटा था। वो कहने लगी, मगर ये सब कैसे हुआ? मैं बोली, मैं अपने शौहर की शर्त से परेशान थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अपने शौहर को अपना बनाने के लिए घोड़े की दवाई दे देती हूँ। अब वो अस्पताल में एडमिट है। अम्मी मुझे अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंची तो वहां पहले से ही पुलिस मौजूद थी। सेठ अकबर का इंतकाल हो चुका था, मगर मरने से पहले वो डॉक्टर को बता गया था कि मेरे हाथ की चाय पीने से उसकी सेहत बिगड़ी थी। पुलिस ने मुझे कत्ल केस में गिरफ्तार कर लिया था। इंटरनेट पर देखी एक वीडियो ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। काश मैंने घोड़े की दवाई का जिक्र कभी सुना ही ना होता। खैर, अम्मी ने मुझे जेल से छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर इतने अमीर आदमी की जान लेने का इल्जाम था मुझ पर, तो मुझे सजाए मौत हो गई। अम्मी ने खुद को भी पुलिस के हवाले कर दिया और अब्बू के कत्ल का जुर्म कबूल कर लिया था। सेठ अकबर अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम पर ही छोड़ गया था। उसका बेटा अब किसी एनजीओ के जेरे परस्त है, जबकि मैं और अम्मी अपनी फांसी के दिन का इंतजार कर रही हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।